पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में ट्रैपिस्ट 1 नाम का एक रेड ड्वार्फ स्टार मौजूद है। इस तारे के रेडियस के बारे में बताऊं तो ये जुपिटर से बस थोड़ी ही ज्यादा है और इसका मास हमारे सूरज का महज 9% बैठता है, लेकिन इसकी एज हमारे सूरज से कहीं ज्यादा है, करीब 7.6 बिलियन ईयर्स। और इस तारे के अराउंड 7 एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से एक ट्रैपिस्ट 1e को पोटेंशियली हैबिटेबल माना जाता है। यानी कि वैज्ञानिकों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इंसानों के लिए यहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटीज की ओर इशारा करते हैं। ट्रैपिस्ट 1e अपने स्टार को सिर्फ 6.10 डेज में ही ऑर्बिट कर लेता है, यानी यहाँ एक साल सिर्फ 6 दिनों का ही होता है। साल 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के एक प्रोफेसर जेफरी लिंस्की ने होस्ट स्टार्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स नाम की एक बुक पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने डिफरेंट क्लाइमेटिक मॉडल्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया था। इस बुक के बेसिस पर जब ट्रैपिस्ट 1e को डिफरेंट क्लाइमेटिक मॉडल्स पर एनालाइज किया गया तो मोस्टली केसेस में इस एक्सोप्लैनेट का एटमॉस्फेयर वाटर को रिटेन करने के काबिल पाया गया, और कई केसेस में तो ये भी सामने आया कि ट्रैपिस्ट 1e पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्चेस में ट्रैपिस्ट 1e की डेंसिटी भी धरती के लगभग इक्वल ही पाई गई है। अब ये बात इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जो धरती के सबसे पास वाले तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के अराउंड घूमता एक एक्सोप्लैनेट है, उसे भी धरती से सिमिलर डेंसिटी होने के आधार पर ही हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट का टैग दिया गया है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश्ड इस रिसर्च पेपर के अनुसार ट्रैपिस्ट 1e का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है, जो इस एक्सोप्लैनेट को वार्म करती है और जिसके कारण यहाँ के सरफेस पर लिक्विड वाटर होने के चांसेस और भी हाई हो जाती है। हालांकि देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है कि ये इंसानों की लाइफ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सके, जैसा करेंटली हमें मार्स के केस में देखने को मिल रहा है। सिर्फ ट्रैपिस्ट 1e पर ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक मानते हैं कि सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर की माने तो ट्रैपिस्ट 1 सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स पर टाइडल फोर्सेस को नोटिस किया गया है, और भाई टाइडल फोर्सेस तो ओशंस में ही होती है ना। और फिर देखो, अगर टाइडल फोर्सेस है तो वहां कभी भी बाढ़ और कभी सूखा भी पड़ता होगा, जो बेसिकली ऐसे केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करता है जो लाइफ के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होती है। इवन ट्रैपिस्ट 1 सोलर सिस्टम के आउटर एक्सोप्लैनेट्स जैसे ट्रैपिस्ट 1f, G और H के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ एनसेलेडस और यूरोपा की तरह सब सरफेस ओशियन मौजूद हो सकते हैं, यानी इनकी सरफेस भले ही सॉलिड नजर आए पर इनके नीचे विशालकाय ओशियंस छिपे हो सकते हैं। इनफैक्ट वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि इन ओशियंस में लाइफ केमोलिथोट्रॉफी की प्रोसेस के जरिए सस्टेन हो रही होगी। अब जैसे धरती पर ऑटोट्रॉफिस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं ना, वैसे ही कीमोलिथोट्रॉफी वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स नॉन ऑर्गेनिक रिड्यूस्ड कंपाउंड्स की मदद से ग्रोथ को हासिल करते हैं। यहाँ तक कि ट्रैपिस्ट 1 सोलर सिस्टम को स्टडी करना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मेन गोल्स में से एक था, और JWST ने ट्रैपिस्ट 1 की स्टडी शुरू भी कर दी है, जहां रिसेंट में आई एक अपडेट के अनुसार इसने ट्रैपिस्ट 1 स्टार से निकलते 4 सोलर फ्लेयर्स को ऑब्जर्व भी किया है। अब ट्रैपिस्ट 1 सोलर सिस्टम और स्पेशली ट्रैपिस्ट 1e एक्सोप्लैनेट पर क्या क्या राज छिपे हुए हैं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हमारे यूनिवर्स में एक्सोप्लैनेट्स की तो कोई भी कमी नहीं है, राइट। फिलहाल तक हम इंसान 5780 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, जिनमें से 100 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को हैबिटेबल माना जाता है। अब ऐसा ही एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट है LHS 1140b, जो धरती से 48.8 लाइट ईयर्स दूर सेटस कॉन्स्टेलेशन में स्थित रेड ड्वार्फ स्टार LHS 1140 के अराउंड ऑर्बिट करता है। बात करें इसके स्टार की तो इसका मास सूरज का 18% है और रेडियस महज 21%। धरती के इतने करीब होने के बावजूद LHS 1140 के अराउंड पहले प्लैनेट की डिस्कवरी साल 2017 में ही हो पाई, जिसका क्रेडिट अमेरिका के M-Earth प्रोजेक्ट को जाता है। अब इस एक्सोप्लैनेट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि अपने स्टार की छोटी साइज होने के बावजूद भी इसकी रेडियस धरती से 70% ज्यादा है और मास 5.6 टाइम्स ज्यादा है, जो इसे सुपर अर्थ की कैटेगरी में डालता है। सुपर अर्थ का मतलब होता है ऐसा प्लैनेट जिसका मास धरती के मास से काफी ज्यादा हो लेकिन यूरेनस और नेपच्यून के मास से कम होता हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा ने यह रिवील किया है कि LHS 1140b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है।
यानी यहाँ पर लिक्विड वाटर के होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और तभी तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर रायन मैकडोनाल्ड ने इसे आज तक के खोजे गए मोस्ट प्रॉमिसिंग हैबिटेबल जोन एक्सोप्लैनेट्स में से एक कहा है। अब अगर हम LHS 1140 के एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो ये करीब -43 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इस बात पर श्योर नहीं है कि इस एक्सोप्लैनेट के अराउंड थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है या नहीं। जनरली जिन सोलर सिस्टम के स्टार्स लेस वायलेंट होते हैं ना, जैसे कि हमारा सूरज है, वहां के प्लैनेट्स पर थिक एटमॉस्फेयर के होने के चांसेस बहुत हाई होती है। और LHS 1140 भी कुछ ऐसा ही स्टार है जो दूसरे ड्वार्फ स्टार्स के ऑपोजिट बेहद ही शांत है। अब इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि LHS 1140b पर भी थिक एटमॉस्फेयर जरूर होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इस एक्सोप्लैनेट पर धरती की तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जो इसके टेम्परेचर को -7 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा। और क्योंकि ये प्लैनेट धरती से काफी बड़ा है तो इस पर लगने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा ही होगा। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये डबल होता है तो LHS 1140b का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, जो लाइफ के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है। बट व्हाट इफ कि यहाँ हमें कोई एटमॉस्फेयर ही ना मिले? वेल, ऐसी कंडीशन में यहाँ आइस की एक थिन लेयर मौजूद हो सकती है जो इसके इंटरनल हीट के चलते लिक्विड वाटर में बदलने का पोटेंशियल रखती है। अब बात करते हैं केपलर 186f की, जो किसी भी स्टार के हैबिटेबल जोन में डिस्कवर किया गया पहला अर्थ साइज्ड प्लैनेट था। यह एक्सोप्लैनेट धरती से 579 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित M1 टाइप ड्वार्फ स्टार केपलर 186 के अराउंड ऑर्बिट करता है। एंड इंटरेस्टिंगली हैबिटेबल जोन में होने के बावजूद ये अपने सोलर सिस्टम का फार्देस्ट डिस्कवर्ड प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ मौजूद बाकी के 4 एक्सोप्लैनेट्स हैबिटेबल जोन के इंटीरियर पार्ट पर मौजूद है। अब बात करें 186f की तो ये अपने स्टार को 130 दिनों में एक बार ऑर्बिट करता है। इसका मास धरती से 1.44 और रेडियस 1.17 टाइम्स ज्यादा है, यानी ये धरती से जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा है। कुछ सिंपल क्लाइमेटिक मॉडल्स ये सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मौजूद हो सकता है। और यहाँ का सरफेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एस्टिमेट किया जाता है। अब जहाँ एक और हमारे सोलर सिस्टम की एज करीब 4.5 बिलियन ईयर्स है ना, वहीं पर केपलर 186 स्टार सिस्टम भी लगभग 4 अरब साल ही पुराना है। यानी यहाँ पर लाइफ की कंडीशंस को इवॉल्व होने के लिए पूरा समय मिला है। हालांकि देखो, धरती से इसकी सिमिलर साइज और काफी सिमिलर सा एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन ये साबित नहीं करता कि यहाँ लाइफ की एग्जिस्टेंस के सॉलिड चांसेस हो सकते हैं। केपलर 186f धरती से इतना दूर है कि इवन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी इसकी स्टडी नहीं कर सकता। जहां तक कि सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने भी यहां से आने वाले रेडियो एमिशंस को सुनने की कोशिश की है, पर देखो उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। रीजन है इसका डिस्टेंस, जिसके कारण हमें यहाँ से कुछ रिलेवेंट डेटा चाहिए, जिसके लिए एरिसीबो टेलीस्कोप से 10 गुना ज्यादा पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत होगी। अब ऐसे में सभी की नजरें स्क्वायर किलोमीटर एरे पर भी टिकी हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बन रहा एक इंटरनेशनल रेडियो टेलीस्कोप होने वाला है। ये 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होगा और अगर ये प्लानिंग के अनुरूप बनता है तो ये आज तक के एग्जिस्टेंस में रहे किसी भी रेडियो इंस्ट्रूमेंट से 50 गुना ज्यादा सेंसिटिव होगा। हालांकि इसके ऑपरेशनल होने के लिए अभी हमें साल 2028 से 2029 तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलो तब तक एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की बात कर लेते हैं जिसकी हैबिटेबिलिटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग उसका नाम है। मैं बात कर रहा हूँ ग्लीज 667cc की। अब देखो, अभी तक मैंने आपको जितने भी एक्सोप्लैनेट के बारे में बताया उससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एक्सोप्लैनेट के नाम में पहला उनका स्टार का नाम होता है और फिर उस स्टार सिस्टम में उनका ऑर्डर होता है। जैसे ट्रैपिस्ट 1e का एग्जांपल ले ले तो ट्रैपिस्ट 1 स्टार का नाम है और E उस स्टार सिस्टम में इस पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट का ऑर्डर है जो B से शुरू होता है। मतलब स्टार के सबसे करीब वाला B, फिर C, फिर D, फिर E, इस टाइप से। अब LHS 1140 के केस में ये अपने स्टार सिस्टम का फर्स्ट एक्सोप्लैनेट है, लेकिन आखिर ग्लीज 667cc के नाम में ये 2 बार C क्यों आ रहे हैं? वेल, इसका रीजन ये है कि धरती से महज 23.62 लाइट ईयर्स दूर स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ग्लीज 667 स्टार सिस्टम के अंदर एक नहीं बल्कि 3 तारे हैं, यानी ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है। अब इसके तीसरे नंबर वाले तारे को ग्लीज 667c नाम दिया गया है और ग्लीज 667c के अराउंड ऑर्बिट करने वाले दूसरे एक्सोप्लैनेट को ग्लीज 667cc कहा जाता है। इसे साल 2012 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने डिस्कवर किया था और ये एक सुपर अर्थ है। इसकी रेडियस धरती से 1.7 और मास
हमसे 3.7 टाइम्स ज्यादा है। साल 2013 में आई इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि ग्लीस 667cc अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ लिक्विड वाटर होने की भी बात कही गई थी। अब क्योंकि ये एक्सोप्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से काफी करीब स्थित है, तो पॉसिबली हम आने वाले समय में यहाँ लाइफ को डिस्कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। और अगर हमें यहाँ सुइटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो क्या पता यही इंसानों का फ्यूचर होम बन जाए। आखिर में बात करते हैं K218b की, जो धरती से 124 लाइट ईयर्स दूर मौजूद रेड ड्वार्फ स्टार K218 को ऑर्बिट करता है और सब नेपच्यून की कैटेगरी में आता है। नाउ बेसिकली ये ऐसे एक्सोप्लैनेट्स होते हैं जिनका मास नेपच्यून के मास के आसपास होता है। K218b की रेडियस धरती से 2.6 टाइम्स ज्यादा है और इसका मास 8.63 टाइम्स हायर है। बात करें इसके एटमॉस्फेयर की तो हबल स्पेस टेलीस्कोप से किया ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया है कि K218b पर हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है। अब ये इसकी लाइफ पॉसिबिलिटी को बिल्कुल भी कम नहीं करता, क्योंकि धरती के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट किया करते थे। और भाई लाइफ कंडीशंस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि सिर्फ इंसानों के लिए ही सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। निक्कू मधुसूदन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इंडियन ओरिजिन के एक प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा साल 2020 में एक रिसर्च पेपर जारी किया गया था, जिसके अनुसार K218b का एवरेज टेम्परेचर 250 से 300 केल्विन यानी -23 से +23 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो K218b हमारे लिए लाइफ की पॉसिबिलिटी का एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में होने के कारण यहाँ लिक्विड वाटर मौजूद होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। अब आपको बता दूं कि ऐसे प्लैनेट्स जहाँ लिक्विड वाटर मौजूद होता है और जिनके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, उन्हें हाइसियन प्लैनेट्स कहा जाता है, जो यूनिवर्स में काफी रेयर माने जाते हैं। नाउ प्रीवियसली ऐसा माना जाता था कि हाइसियन प्लैनेट्स इतने ज्यादा हॉट होते हैं कि ये हैबिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, पर K218b के केस को देखकर लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली डिफाइंग ऑल ऑड्स ये एक हैबिटेबल हाइसियन प्लैनेट हो सकता है। हालांकि देखो, रियलिटी ये है कि अभी तक हम इंसानों को एक भी कंफर्म्ड हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट के बारे में नहीं पता है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी एक्सोप्लैनेट्स बताए हैं वो सभी पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सब्जेक्ट टू फर्दर रिसर्च की लिस्ट में शामिल है। हालांकि अगर एस्टिमेट्स की बात करें ना, तो वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ हमारे मिल्की वे में ही 60 अरब से ज्यादा हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं। यानी अगर इंसानों के बीच इन्हें बांटना शुरू कर दो तो धरती के हर इंसान के लिए 7 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स सिर्फ मिल्की वे में ही मौजूद है। और हमारे पूरे यूनिवर्स में तो 50 सेक्सटिलियन हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं, जिसमें कितने जीरोस होते हैं स्क्रीन पर आप ये देख सकते हो। लेकिन नासा की ये वाली रिपोर्ट इस नंबर को भी एक्सटेंड कर देने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसने एक एक्सोप्लैनेट की हैबिटेबिलिटी और हैबिटेबल जोन के बीच कनेक्शन को ही खत्म कर दिया है। अभी तक मैंने वीडियो में आपको जितने भी एक्सोप्लैनेट के बारे में बताया है, वहां लाइफ की पॉसिबिलिटीज तलाशने का पहला स्टेप यही था कि वो पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं, क्योंकि यही वो मेन रीजन है जहां पर एक प्लैनेट का टेम्परेचर लिक्विड वाटर को सस्टेन करने के लिए ऑप्टिमम होता है। लेकिन नासा की ये रिपोर्ट बताती है कि बर्फ की चादर में ढके हुए एक्सोप्लैनेट्स पर भी लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। शर्त यह है कि वहां इनफ इंटरनल हीटिंग का सोर्स होना चाहिए। अब जिस तरह धरती पर वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, ठीक वैसे ही ऐसे आइसी एक्सोप्लैनेट्स पर आइस क्रस्ट के बीच से लिक्विड वाटर के गीजर्स निकल सकते हैं। डॉक्टर लाइना क्विक, जो नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में अपनी टीम के साथ इस पर रिसर्च कर रही हैं, उन्होंने बताया है कि फिलहाल 17 ऐसे कंफर्म्ड आइसी एक्सोप्लैनेट्स हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके या टाइडल फोर्सेस से इनफ इंटरनल हीटिंग मिल रही होगी, जिसके कारण यहाँ सब सरफेस ओशियन मौजूद हो सकता है। हालांकि इस लिस्ट में कौन कौन से एक्सोप्लैनेट्स हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है पब्लिकली। लेकिन आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी एक्सोप्लैनेट पर यह गीजर एक्टिविटीज हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सोप्लैनेट्स हमसे इतनी दूरी पर है कि जमीन से निकलते हुए गीजर्स वैसे भी हमें नजर नहीं आने वाले। तो देखो, इसके लिए डॉक्टर क्विक बताती है कि हमें वहां से आने वाली स्टार लाइट को एनालाइज करना होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लाइट को एब्जॉर्ब करने पर अपने सिग्नेचर कलर्स एमिट करते ही हैं, जिन्हें डिटेक्ट करते हुए हम वहां के केमिकल कॉम्पोजिशन को समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी को हम तभी देख पाएंगे जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के सामने से पास थ्रू होगा। वाटर वेपर के कारण हमें कुछ कलर्स बेहद ही डिम तो कुछ बिल्कुल इनविजिबल नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर वाटर वेपर का अमाउंट कंटिन्यूअसली बदल रहा है तो यह कंफर्म हो जाएगा कि उस एक्सोप्लैनेट पर क्रायो वोल्केनिक इरप्शंस
हो रहे हैं। बाकी इंसानों के फ्यूचर होम को खोजने की ये क्वेस्ट कहां जाकर खत्म होगी, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हम इंसान कभी अपने सोलर सिस्टम के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट पर जा भी पाएंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर मान लेते हैं कि अगर कभी हमें ऐसा कोई मौका मिला तो आप कौन से एक्सोप्लैनेट पर जाना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको आप अपने साथ दूसरे एक्सोप्लैनेट पर लेकर जाना चाहते हो। अब अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर अंटार्कटिका में क्या हो रहा है। आखिर अंटार्कटिका धीरे धीरे ग्रीन कलर के बर्फ के साथ क्यों बदलते जा रही है? अंटार्कटिका के बर्फ के लेयर में एक ग्रीन कलर का पदार्थ फैल रहा है जो धीरे धीरे उसे गर्म करता जा रहा है। पर कैसे और क्यों ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।